वो दोनों हिचकिचाती नज़रों से एक दूसरे को देखते हुए बाहर निकल गए। तब सरकश पुलिस ऑफिसर ने अपना पुलिस कोट उतार दिया, फिर कमीज़ भी उतार दी। इसके बाजुओं की मछलियाँ तड़प रही थीं। तनोतोष का फुर्तीला आदमी था और इसका अंदाज़ा मैंने पहले से लगा लिया था। मैं पुरसुकून निगाहों से अपनी कुर्सी पर बैठा इसे देखता रहा। पुलिस ऑफिसर ने अपनी घड़ी एक जानिब रखी और फिर इन चीज़ों को एक तरफ सिरकाता हुआ बोला, खड़े हो जाओ, अपने अल्फाज पर नादिम हो। उसने कहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और इससे कहा, जो कुछ तुम मुझसे पूछना चाहते हो, हकीकत यह है कि वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो बकवास तुमने की है, अगर मैं इसकी सज़ा तुम्हें नहीं दूंगा तो अज़ियतों का शिकार रहूँगा। आओ। मैंने दोनों हाथ सीधे किए और इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो बड़े एतमाद से आगे बढ़ा। फिर इसने अपनी जगह घूमकर अपनी बूट की ठोकर मेरे पेट पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने हल्की सी जुम्बश से इसका पाँव पकड़ा और इसे ऊपर उछाल दिया। वो गालबन मुनासिब तरबियत याफ्ता आदमी था और पुलिस में काम करने के लिए ऐसे तरबियत याफ्ता ही मुनासिब रहते हैं। बेशक मेरी ताकत से वो उछला था, लेकिन पैरों के बल ही ज़मीन पर आया था। और फिर इसने मुझ पर दोबारा लात चलाई और इस बार अपनी कोशिश में कामयाब हो गया, लेकिन मैंने इसका पाँव अपनी कमर से लिपटा और इसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने इसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली और मेरे बदन पर घुन से बरसाने लगा। लेकिन चंद ही लम्हों में इसे एहसास हो गया कि गलत हो गया है। इंसान को अपने बारे में खुश फहमियों का शिकार नहीं होना चाहिए, और इसने ये न किया, जिसके नतीजे में वो फंस गया। मेरी उंगलियां इसकी गर्दन में पेवस्त थीं। इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था और आंखें उबलने लगी थीं। वो मेरे बदन पर घोंन से बरसाना भूल गया और अपने दोनों हाथों से मेरी कलाइयां पकड़कर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसकी कुव्वत मुदाफ़त जवाब दे गई थी और मेरे चेहरे पर खूनख्वार तासुरात उभरते जा रहे थे। फिर अचानक इसने मायूसी के आलम में अपनी तमाम तर कुव्वत को जमा करके मेरे पेट में ज़ोरदार कोहनी मारी और मेरी गिरफ्त से निकल गया। साथ ही इसने मेरे जबड़े पर घोंसा भी रसीद कर दिया था, लेकिन यह घोंसा मशल पर तेल की मानित साबित हुआ था। इस बार मैंने इसके मुंह पर एक जोरदार ज़रब लगाई और इसके सीने पर सवार हो गया। इसके मुंह से बड़ी खौफनाक गर्राहटें निकल रही थीं। मैंने इसके जबड़ों को निशाना बनाया और फिर ज़ोरदार लात रसीद करके इस पर से हट गया। बहरहाल मैं कोई कत्ल नहीं करना चाहता था। वो कराहता हुआ पीछे लुढ़का और दीवार की तरफ खिसकने लगा। तब मैंने इस पर छलांग लगाई। वो फुर्ती से एक जानिब हट गया। इस वक्त मैं मुंह के बल नीचे आ रहा था। मैंने खुद को संभाला तो वो खड़ा हो चुका था। इसने खौफनाक गुर्राहट के साथ मुझ पर छलांग लगा दी और हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं था। चंद ही लम्हात के बाद इसके पाँव सुस्त पड़ने लगे। फिर मैंने एक वहशियाना कुव्वत के साथ इसे सर से ऊपर उठा लिया। बाहर मौजूद मुहाफिज अंदर के हालात से लाइलम नहीं रहे थे, गालबन अंदर झांक रहे थे। दरवाज़ा पूरी कुव्वत के साथ खुला और वो 2 अफराद नहीं बल्कि मज़ीद 10 अफराद अंदर आ गए। मैंने इसे ज़ोर से इन पर उछाला तो उन्होंने इसे दरमियान से लपक लिया। चंद अफराद ने ऐसे किया था, बाकी बैक वक्त मुझ पर टूट पड़े थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुझ पर वार करने शुरू कर दिए। सभी को मारना तो मुनासिब नहीं था। जिस शख्स ने मुझे चैलेंज किया था मैंने इसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। बाकी लोगों से मैंने कोई तारुज़ नहीं किया और मुझ पर वहशत आजमाई करते रहे, जिसके नतीजे में मेरे होश व हवास भी साथ छोड़ गए। इसके बाद मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। फिर गालबन अस्पताल के कमरे में होश आया था। सफ़ेद दरो दीवार, लोहे के फ्रेम वाला बिस्तर जिस पर मैं दराज था, जिसम में बहुत सी चोटों का एहसास हो रहा था। गालबन सर की ज़रब ने बेहोश किया था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। कमरा काफ़ी वसी था और इसमें कई बिस्तर पड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ एक बिस्तर पर मेरे अलावा एक और मरीज़ भी मौजूद था। पुलिस के जवान वहाँ तैनात थे। क्योंकि मैं एक कैदी था, वो मुझसे चंद कदम के फासले पर खामोश खड़े थे। मैं सर्द निगाहों से पूरे माहौल का जायज़ा लेता रहा। जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। ज़्यादती हुई है मेरे साथ। ज़मुर्द जहाँ जो सिर्फ मेरी वजह से इस मुश्किल का शिकार हुई थी, वरना शायद 150 अफराद बहुत अरसे तक हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते रहते। और इन लोगों ने सिर्फ इस बुनियाद पर मुझे गिरफ़्तार किया था कि मैं नुमान असदी के साथ साथ ज़मुर्द जहाँ की औलाद भी हूँ। लेकिन मेरी निशानदेही किसने की? वैसे तो हर मुल्क में पुलिस और इंटेलिजेंस ज़हीन होती है और अपने मसाइल हल कर लेती है, लेकिन फिर भी ज़रा ताज्जुब खेज़ बात थी कि थोड़े ही वक्त में मेरी निशानदेही हो गई। क्या किसी ख़ास शख्सियत ने मेरी मुखबरी की? और क्या वो ख़ास शख्सियत हैदर समावी हो सकता है? लेकिन इसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर इसने ऐसा किया है तो मेरे ख़्याल में अच्छा नहीं किया। बहुत सी सोचें दामनगीर थीं। फिर दरवाज़ा खुला और मैंने खुशबू का एक झोंका महसूस किया। एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आई थी। इसके पीछे एक कमसिन जवान और एक मुलाजिम टाइप शख्सियत थी।
लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस दूसरे मरीज़ के पास पहुंच गई और ख़ामोशी से खड़ी होकर इसे देखने लगी। तब मरीज़ उठकर बैठ गया और इसने पुरमोहब्बत लहजे में कहा, नौशीन सॉरी, तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ़ हुई, लेकिन ये कैसे हुआ? लड़की की आंसू भरी आवाज़ उभरी। अब मैंने मरीज़ का चेहरा देखा और चौंक पड़ा। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम नजम गरकंदी था। इसे भी इसी कमरे में रखा गया था। गालबन पुलिस की यह तादाद इस वजह से भी ज़्यादा थी। मेरे जहन में अजीब से तसव्वुरात पैदा हो गए। ये शख्स पता नहीं मेरे बारे में बाइल्म है या मेरी ही तरह बेखबर। बहरहाल वो कोहनियों के बल उठकर बैठ गया और इसने कहा, ऊँट पहाड़ चले आ गया है और कोई बात नहीं है नौशीन, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, कैसे ज़ख्मी हो गए? किसी कैदी से लड़ पड़े थे? वो कैदी भी सामने ही मौजूद है, नजम गरकंदी ने मुस्कुराकर मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा और लड़की मेरी जानिब देखने लगी। फिर बोली, मैं इसे कत्ल कर दूंगी, हलाक कर दूंगी मैं इसे। नहीं नौशीन, वो इतनी आसानी से हलाक होने वाला नहीं, बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक है। मैंने कहा ना, ऊँट पहाड़ चले आ गया है। मुझे तो अभी थोड़ी देर कबल मालूम हुआ और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन हुआ क्या था? उस लड़की ने कहा। मैं इनकी आवाज़ सुन रहा था और इन अल्फाज पर गौर कर रहा था जो पुलिस वाले ने अदा किए थे। लड़की से इसका क्या ताल्लुक़ हो सकता है, मैं सोच रहा था। मैंने फिर इनकी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो मबजूल कर दी। गहरे ज़ख्म लगे हैं? नहीं, इससे पहले कहीं गहरे घाव लग चुके हैं। इसके लहजे में शरारत थी। क्या तुम्हें इल्म नहीं है? उसने कहा। झूठ बोल रहे हो। बखुदा झूठ नहीं बोल रहा। पहली बार तुम्हें देखने से जो घाव दिल पर लगा था, क्या वो ठीक हुआ? बातों में टाल रहे हो, बताओगे नहीं क्या हुआ? लड़की बोली। कहा ना, ऊँट पहाड़ तले आ गया। वो एक मुलजिम, मैं इससे तफ्तीश कर रहा था। दौरान तफ्तीश पुरजोश हो गया। मैंने कुछ ऐसी बातें की कि वो मुश्तिल हो गया और मैंने इसका चैलेंज कबूल कर लिया। लेकिन क्या? लड़की ने कहा। वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। नामुमकिन, लड़की बेख्तियार बोली। क्या नामुमकिन? तुमसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? लड़की ने कहा। अरे नहीं, मैं एक इंटेलिजेंस का अफसर ज़रूर हूँ, लेकिन रुस्तम या सोहराब नहीं हूँ। अफसर हंसकर बोला। तुम्हें मुझसे ज़्यादा ताकतवर आदमी को देखना है तो इसे देख लो। अब मुझे ये बातें दिलचस्प लग रही हैं। ये इस ऑफिसर की खूबी थी। इसने लड़की के सामने डेंगे नहीं मारी, बल्कि सिद्के दिल से अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया था। जबकि खूबसूरत चूहिया के सामने तो चूहा भी दुम के बल खड़े होने की कोशिश करता है। लड़की भी रोशन ख्याल मालूम होती थी। आगे बढ़ी और मेरे करीब आ गई। पहले मुझे खुशमनाक नज़रों से देखा, फिर चौंक सी पड़ी और ताज्जुब भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत शानदार है, लेकिन इससे कहो कि दौरान तफ्तीश मुलजिमों को गालियाँ न दिया करे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा, और इसको बता देना कि इसने नहीं बल्कि दूसरे 10 अफराद ने मिलकर ज़ख्मी किया है। वो कुछ लम्हे खोई खोई सी खड़ी रही, फिर वहाँ से चली गई। लेकिन ज़ख्मी पुलिस ऑफिसर के पास वो देर तक रुकी थी और वो मदम लहजे में बातें करते रहे। इस वक्त शाम के 7 बजे थे जब कमरे में चंद अफराद दाखिल हुए। इनमें एक एसपी के अलावा हैदर समावी को भी देखा मैंने। हैदर समावी तीर की तरह मेरे पास आया। फिर वो तासुब भरे लहजे में बोला, अहमद असदी, लेकिन ये सब मैं नहीं जानता। मैंने कहा, हुआ क्या था? इसने कहा, मेरे ख्याल में कुछ नहीं। मैं कानूनी तौर पर एक मुल्क में दाखिल हुआ था। मेरे कागजात इस बात के गवाह हैं। अपने होटल में मुकीम था कि पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। मुझे भूखा प्यासा गंदे लॉकअप में रखा गया। फिर कुछ 30 मारखानों ने मुझसे ज़मुर्द जहाँ के बारे में पूछा। आप जानते हैं कि मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन इस ऑफिसर ने मुझसे बदकलामी करके चैलेंज दिया, जिसे मैंने कबूल कर लिया। ओ, तुमने मेरा हवाला क्यों न दिया? किस सिलसिले में? मैंने कहा, तुम ये तो कहते कि मुझे बुला लीजिए। क्या इस मुल्क में आपसे राब्ते के बगैर क्या मुमकिन नहीं होता? मैंने कहा। मैंने तंजिया सवाल किया और हैदर समावी शर्मिंदा हो गया। एक लम्हा खामोश रहने के बाद इसने कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, बस चंद घंटों के बाद तुम्हें रिहा करा लूँगा। मैं खुद रिहा हो सकता हूँ, ज़मुर्द जहाँ की मदद से नहीं, अपने तौर पर। बहुत से बहादुरों ने मिलकर मुझ पर काबू किया है और मैंने इन पर हाथ नहीं उठाया। अगर मैं जंग करता तो शायद मुझे काबू में करना इनके बस में ना होता, लेकिन अब नहीं। खुदा के लिए ऐसा न करना। सिर्फ चंद घंटे मेरा इंतज़ार कर लो, बल्कि मुझसे वादा करो कि मेरे लिए इतना सब्र कर लो। देखो, अब तक मेरे और तुम्हारे दरमियान इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता रहा है। मैं मुस्कुरा कर खामोश हो गया। इसके बाद अस्पताल के अमले का मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा रहा। रात को 9 बजे नजम गरकंदी को इस कमरे से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। 10:30 बजे एक नर्स ने मुझे मोबाइल फ़ोन ला कर दिया और बोली, मिस्टर हैदर समावी गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन इसके हाथ से ले लिया। हैदर समावी की आवाज़ सुनाई दी, अहमद असदी? हाँ, सुन रहा हूँ। मैंने कहा, बेटे, ये रात अस्पताल में गुजार लो। इसके बाद मैंने कहा, घड़ी का वक़्त देख लो, सुबह 9 बजे मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा।
ज़िम्मेदार अरकान तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम्हारी पोजीशन साफ़ होगी, ख़ुद वज़ीर दाखिला तुम्हारी गिरफ़्तारी से नाखुश हैं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और रस्मी गुफ्तगू के बाद सिलसिला मुनक़ता करके मोबाइल फ़ोन नर्स के हवाले कर दिया। फिर रात गए तक मैं मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का शिकार रहा। मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल चुका था। बहुत सी हकीकतें मुनकशिफ़ होने के बाद मेरी ज़हनी कैफ़ियत में तब्दीलियाँ रोनुमा होती जा रही थीं। बात आया हो गई थी कि दुनिया मेरे मिजाज से मुख्तलिफ़ है। सिर्फ़ अपनी सोच से सब कुछ नहीं होता, दुनिया के साथ मसलहतों का सहारा लेकर जिया जाता है। मुझे मंजिल की तलाश थी, लेकिन रास्ते में दुनिया से गुजरते हुए इन सोचों ने बड़ा सुकून दिया था और इत्मीनान बख्श नींद आई थी। ठीक 9 बजे हैदर समावी एक मजिस्ट्रेट और चंद ऑफिसरों के साथ दाखिल हुए। मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा, आप बचपन से यूरोप में मुकीम हैं? जी, मैंने कहा। क्या यह सच है कि ज़ुमुर्द जहाँ से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे? शट अप, मेरी गुर्राहट उभरी। क्या इन सवालात की गुंजाइश है रिजवी? हैदर समावी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मजिस्ट्रेट मेरे डांटने पर ही हैरान रह गया। वो कुछ न बोला तो हैदर समावी ने एक कागज़ मेरी तरफ करते हुए कहा, बराह करम दस्तखत कर दो। चाहो तो कागज़ पढ़ सकते हो। मैंने खामोशी से दस्तखत कर दिए। फिर मैं हैदर समावी के साथ एक कार में चल पड़ा। हैदर समावी ने कहा, तुम्हारा सामान मैंने अपने घर में मंगवा लिया है। क्यों? मैंने कहा। कुछ अर्सा मेरे मेहमान रहोगे। मेहमान या कैदी? मैंने कहा। मेरे बारे में ये ख्याल रखते हो? फिर मेरा सामान आपके घर कैसे पहुंच गया मेरी मर्ज़ी के बगैर? मैंने कहा। वो मैंने पुलिस हेड ऑफिस से हासिल किया है और इस वक्त तक तुम्हारी खिदमत करूँगा जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाओगे। ये एक बुजुर्गाना अमल है और इसे गलत न समझो। मैं खामोश हो गया और हैदर समावी की रहायशगाह में दाखिल हो गया। सदर गेट में कई अफराद ने इस्तकबाल किया, जिसमें वो लड़की नौशीन भी थी। इसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था। फिर वो लोग मुझे डाइनिंग रूम में ले गए। मैं लड़की को देखकर ये हैरान था कि मैंने ड्राइंग रूम में नजम गरकंदी को भी देखा। एक सोफ़े पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर सोफ़े के हत्थे का सहारा लेकर उठते हुए बोला, अगर मेरा एक पाँव भी खड़ा होने में मदद दे सकता तो मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक ज़रूर आता। इनमें से कोई मेरा बोझ उठाने को तैयार ही नहीं है। क्या मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? इसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ़ नहीं है मिस्टर। ऐसे आलम में मुसाफा करना सिर्फ मुनाफकत होती है। चलो कुछ देर के बाद सही, इसने फराग दिली से मुस्कुराते हुए कहा। और हैदर समावी ने कहा, बैठो अहमद असदी, ये बताओ इस लिबास में उलझन महसूस कर रहे हो? गुस्ल करके ये लिबास तब्दील करना चाहोगे? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। तो फिर मैं पहले तुमसे इन लोगों का तारुफ करवा दूँ। ये मेरी अहलिया बिस्मा है, ये मेरी बेटी नौशीन और ये मेरा बेटा जुनैर है। ये मौसूफ़ ऑफिसर नजम गरकंदी मेरी बेटी का मंगेतर है और पाँव में शदीद तकलीफ़ के बावजूद ये ख़ास तौर पर यहाँ आया है। शायद यहाँ ना आ सकता अगर मेरे कांस्टेबल मेरे अहकामात को नज़रअंदाज करके अंदर न घुसाते, क्योंकि मिस्टर असदी ने मुझे सर से बुलंद कर लिया था और ज़मीन पर दे मारने वाले थे। नजम मुस्कुराते हुए कहा और नौशीन के हलक से एक सिसकी से निकल गई। हैदर समावी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कबल कि हमारी गुफ्तगू शुरू हो तुम इन नामुनासिब अल्फाज के लिए अहमद असदी से माफ़ी मांगो जो तुमने अदा किए थे। मैं अपने अल्फाज वापस लेते हुए इनकी अदायगी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ अहमद असदी। ठीक है, मैं माफ़ करता हूँ, मैंने कहा। शुक्रिया अहमद असदी, हैदर समावी ने कहा। फिर बोला, तुम लोगों को इल्म है कि मैं पिछले दिनों किन हालात का शिकार रहा हूँ। जो कुछ मेरे इल्म में आ चुका था, इससे हुकूमत को आगाह न करना वतन से गद्दारी थी। हालांकि सारी ज़िंदगी खातून ज़मुर्द जहाँ का वफ़ादार रहा हूँ। तंजीम के अरकान मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो मेरे कत्ल के दर पे थे। अहमद असदी मुझसे ज़मुर्द जहाँ का पता दरियाफ्त करने आया था। वो लोग इसे अगवा करके ले गए, इस ख्याल से शायद कि ये मेरा साथी है। फिर इन्हें इसके हाथों बदतरीन ज़िक्र उठानी पड़ी। ना सिर्फ ज़िक्र बल्कि हैदर समावी ने पूरे वाक़यात सुनाए और वो लोग बहुत मुतासिर नज़र आने लगे। तब हैदर समावी ने कहा, ये यूरोप से दोबारा अपनी वालदा के मुल्क आया। ये फितरी अमर था कि ख़ातून ज़मुर्द जहाँ के बारे में मालूम करना। लेकिन अब डेर नजम वो कहानी शुरू होती है जिस पर तुम्हारा गौर करना लाजमी है। असल में अहमद असदी, हुकूमत को तुम्हारे बारे में इल्म नहीं था। नजम का कहना है कि अफसरानी बाला को एक गुमनाम फ़ोन मौसूल हुआ जिसमें बताया गया है कि मफरूर खातून ज़मुर्द जहाँ का बेटा अहमद असदी इस होटल में मुकीम है और इसे अपनी माँ के बारे में मालूम है। पुलिस ने इस बुनियाद पर तुम्हें गिरफ़्तार किया। गुमनाम फ़ोन? मैंने हैरत से कहा। हाँ, ये फ़ोन मर्दाना आवाज़ में था। कौन हो सकता है? मैं ताज्जुब से बोला। गालिबन एक उम्र रसीदा शख्स। क्या हाकिफ़ ख़द्दाम? मेरे मुँह से निकला। ये कौन है? हैदर समावी ने सवाल किया। यूरोप में मेरा उस्ताद। क्या वो यूरोप से तुम्हारे साथ आया था? नहीं, लेकिन यहाँ आना मुश्किल तो नहीं? इससे कोई इख्तलाफ हो गया था? हाँ, मैंने कहा। और इसे ये हालात मालूम हैं? हाँ। तब फिर वही हो सकता है।
लेकिन इसकी इस कोशिश का मकसद तुम ही समझ सकते हो। आकिफ ख़द्दाम एक ख़ास रिसर्च के लिए मुझे अपने साथ शामिल करना चाहता है, लेकिन इनके अफकार से इख्तलाफ करके मैंने इन्हें छोड़ दिया था। 100% वही हो सकता है। हैदर समावी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुश्किल काम नहीं है। यूरोप के किसी शख्स की इस मुल्क में आमद के बारे में मालूम करना मुश्किल ना होगा। इस शख्स ने इन मालूमात का फ़ायदा उठाया। नजम गरकंदी ने कहा, हुआ यूँ अहमद असदी कि मुझे इन वाक़यात के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इन दिनों मेरी मसरूफियात इत्तफाक से कुछ ज़्यादा थीं। नौशीन चूँकि नजम से मंसूब है, इसलिए इसके ज़ख्मी होने की खबर सुनकर वो अस्पताल गई। वहाँ इसने तुम्हें देखा और तुम्हें पहचान गई। मैंने हैरत से कहा, हाँ, इसकी तफसील तुम इससे सुनो। अहमद को बताओ, नौशीन हैदर समावी ने कहा। इस दिन के बाद मिस्टर अहमद, जब शायद आप मेरे डैडी से मिलने आए थे, मैं अपनी एक दोस्त के साथ कार में बैठकर बाहर जा रही थी। मुझे तो कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरी दोस्त चौंक पड़ी। इसने कहा कि क्या मैं आपको जानती हूँ? तो मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। तब इसने बताया कि आप अहमद असदी हैं और यूरोप से आए हैं। आपकी दोस्त? मैंने टोका। हाँ, तुंजीना उलाया है इसका नाम, नौशीन ने कहा, और मेरे दिमाग में एक छटाका सा हुआ। हैदर समावी ने कहा, नौशीन नजम के ज़ख्मी होने से बहुत परेशान हो गई थी। घर आकर इसने पूरी तफसील बताते हुए तुम्हारा नाम लिया तो मैं हैरान रह गया। इसके बाद मैंने तुमसे मुलाकात की, फिर बराह रास्त वज़ीर दाखिला के पास पहुँचा। खुदा का शुक्र है कि मेरी बात मान ली गई, और वैसे तुम इस मुल्क के बहुत बड़े मोहसिन भी हो। किसी को मेरे अंदरूनी एहसासात का अंदाज़ा नहीं था। मेरे जहन में आकिफ ख़द्दाम के ख़िलाफ़ जहर भर दिया गया था, लेकिन एक किरदार और मेरे सामने आया, तुंजीना उलाया। क्या वो इस अमल की मोहरिक हो सकती है? लेकिन क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि मैंने इसकी बात नहीं मानी। बहरहाल मैंने लोगों पे कुछ जाहिर न किया। ताहम जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन अब तुम्हारी हैसियत को तस्लीम कर लिया गया है, और मैं तुम्हें अमल का हरजाना दिलाने पर गौर कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुझे हरजाना दरकार नहीं है। मैंने कहा, क्या आप खातून ज़ुमर्द जहाँ को तलाश करेंगे मिस्टर अहमद असदी? नौशीन ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। क्यों? उन्होंने कहा, मेरा इनसे ताल्लुक़ टूट चुका है। फिर भी वो आपकी मामा है, नौशीन ने कहा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर के बाद मैंने नौशीन से कहा, आप अपनी दोस्त को ये दिलचस्प वाक़यात ज़रूर सुनाएं नौशीन। आप दोनों की मुलाकात क्या यूरोप में हुई? वो तो बेल्जियम में ज़ेर तालीम थी, जो कि सिनकी और ज़िद्दी लड़की फ़लसफ़े की तालीम हासिल करके दीवानी हो गई है, वरना पहले खुश मिजाज और बाइखलाक थी, नौशीन ने कहा। इसके बाद मैंने इस मौजू पर कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मसलहतन ही मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि हैदर समावी के यहाँ क़याम मेरे लिए मौजू है और मुझे इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। हैदर समावी ने भी गालिबन इस तसव्वुर के साथ कि मैंने बहरहाल इसके साथ बेहतर सलूक किया था और इसे मेरी वजह से हुकूमत ने एक आला हैसियत से नवाजा था। फिर मामला ये भी था कि नजम गरकंदी ने मेरे साथ बदसलूकी की थी और वो इस मसले को हमवार करना चाहता था, इसलिए मेरी बेहतरीन आसाइश का बंदोबस्त किया गया। पुलिस ने मेरे जिस्म और सर पर जो ज़ख्म लगाए थे उन्होंने बेशक मुझे आर्जी तौर पर मफलूज कर दिया था, लेकिन मेरे हाथों नजम गरकंदी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। फिर मुझे मेरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मेरा सामान यहाँ मौजूद था और कमरा भी बहुत खूबसूरत, तमाम ज़रूरतों से आरास था। गुस्ल वगैरह करके मैंने लिबास तब्दील किया तो हैदर समावी एक डॉक्टर के साथ अंदर आ गया। डॉक्टर मेडिकल बॉक्स उठाए हुए था।